गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो हमारा गद्य खंड का आरोह गद्य खंड का जो हमारा चौथा लेसन है, यानी अगर आप गद्य खंड से जोड़ेंगे तो चौथा लेसन है, अदरवाइज आरोह बुक से देखेंगे तो 14 लेसन है। आपके बुक में 14 लेसन के रूप में जो है लेसन का नाम है जो है वो पहलवान की ढोलक। और आज हम लोग पहलवान की ढोलक के जो रचनाकार हैं, यानी जो लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु, उनका जीवन परिचय आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि यह लेसन 4 है, गद्य खंड का आरोह। गद्य खंड का ये चौथा लेसन है। आपके बुक में 14 लेसन के रूप में दिया है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। आपके बुक में 14 लेसन में दिया हुआ है और जो है गद्य खंड से अगर जोड़ेंगे तो ये आपका चौथा लेसन है। आप लोगों ने इससे पहले 3 लेसन पढ़ लिया, अभी हम लोग चौथा लेसन पढ़ेंगे, पहलवान की ढोलक। इसके जो लेखक हैं, लेखक का नाम है फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु जो है वह हिंदी साहित्य में कथाकार के रूप में प्रमुख रूप से जाने जाते हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि इनको आंचलिक साहित्यकार के रूप में जाना जाता है। जहाँ कहीं भी इनके विषय में आप पुस्तकों में कहीं भी अगर इनके बारे में आप अध्ययन करेंगे फणीश्वर नाथ रेणु के विषय में, हर स्थान पे आपको यही मिलेगा कि फणीश्वर नाथ रेणु आंचलिक उपन्यास के रूप में प्रचलित है, प्रसिद्ध हैं। सब लोग उनको आंचलिक उपन्यासकार के रूप में जानते हैं। अब प्रश्न उठता है, आंचलिक क्या होता है? आंचलिक शब्द से क्या अभिप्राय है? आंचलिक मतलब कि जैसे क्षेत्र पृष्ठभूमि होता है उसी तरह से, तो यह ग्रामीण आंचलिक, आंचलिक मतलब ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित, ग्राम्य क्षेत्र से जुड़ी हुई उन समस्त रीति रिवाजों को, संस्कृतियों को, भाषा को, शैली को उन्होंने आधार बनाया। जैसे क्या होता है कि और जो हम स्टोरी पढ़ते हैं तो हर स्टोरी में कोई ना कोई एक नायक होता है, कोई ना कोई एक लीड रोल करता है, हीरो होता है। जैसे हमने सिल्वर वेडिंग पढ़ी तो उसमें हमने क्या कहा कि यशोधर बाबू लीड रोल में यानी प्रमुख भूमिका में थे। तो उसी तरह से जो इनकी रचनाएं होती हैं, मुख्यतः जो रचनाएं होती, इन्होंने ग्राम्य जीवन को ही एक आधार के रूप में, ग्राम्य जीवन को ही एक नायक के रूप में समाज के सामने प्रतिष्ठित किया। ग्राम्य जीवन की भाषा, वहाँ की शैली, वहाँ का पहनावा, वहाँ की कला, वहाँ की संस्कृति को इन्होंने बहुत ही प्रमुखता प्रदान की। तो आइए हम इनके विषय में संक्षिप्त जो हम अध्ययन करते हैं कि फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था, उनका देहावसान कहाँ हुआ था, इनके विषय में संक्षिप्त हम लोग अध्ययन करते हैं। तो आइए देखिए, लेखक फणीश्वर नाथ रेणु, इनका जन्म जो है वो 4 मार्च सन 1921 बिहार में हुआ था। बिहार में पूर्णिया जिला का नाम है पूर्णिया, और पहले इसका नाम पूर्णिया, अभी जो है अरेरिया नाम से प्रसिद्ध है। तो बिहार के पूर्णिया जिले के औराही हिंगना, थोड़ा नाम में डिफिकल्ट है, ध्यान दीजिएगा, औराही हिंगना, यह बिहार में पड़ता है। तो औराही हिंगना गांव में इनका जन्म हुआ था फणीश्वर नाथ रेणु का। कब हुआ था? 4 मार्च 1921। कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था इनका जन्म, बिहार में, और पूर्णिया जिले के औराही हिंगना गांव में इनका जन्म हुआ था। इनकी जो शिक्षा दीक्षा वो भी बिहार में ही कंप्लीट हुई। इनके पूरे जीवन में मतलब आर्थिक और सामाजिक कई तरह से इनका जो जीवन रहा, वो पूरी तरह से जो जीवन था वो संघर्षपूर्ण रहा। अपने जीवन में उन्होंने बड़े ही उतार चढ़ाव दोनों जो है अपने जीवन में इन्होंने देखा है। अब इनकी बात करते हैं इनका देहावसान, यानी इनकी मृत्यु कब हुई थी। तो इनकी मृत्यु जो है 11 अप्रैल सन 1977 ईस्वी को, देखिए आपके बुक में भी दिया हुआ है यहाँ पे कि इनकी जो मृत्यु हुई थी वह 11 अप्रैल 1977 ईस्वी को पटना में इनका देहांत हो गया। 11 अप्रैल 1977 में पटना में, यानी बिहार में ही इनका देहावसान भी हो गया। इनकी सबसे पहले हमने बता दिया कि यह कथाकार के रूप में जाने जाते हैं, बहुत बड़े कथाकार के रूप में जाने जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण कि आंचलिक उपन्यासकार के रूप में, अंचल को ही उन्होंने कथा साहित्य में या उपन्यास साहित्य में एक नायकत्व प्रदान किया। इसलिए इनकी जितनी भी जो भी महत्वपूर्ण रचनाएं, इसलिए इनको हिंदी साहित्य में
एक साहित्यकार के रूप में, आंचलिक साहित्यकार के रूप में जाना जाता है। तो यह कथाकार के रूप में भी है और आंचलिक उपन्यासकार के रूप में बहुत ही प्रसिद्ध हैं। इन्होंने अपना सामाजिक क्षेत्र में भी अपना अभूतपूर्व योगदान दिया, राजनीतिक गतिविधियों में भी इन्होंने बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया। नेपाल की क्रांति में भी इनका बहुत अभूतपूर्व योगदान था। इसके साथ साथ जो 1942 की क्रांति हुई थी देश को आज़ादी दिलाने से पूर्व, उसमें भी इन्होंने बड़े ही बढ़ चढ़ करके भाग लिया था। इनकी जो रचनाएं हैं, इनकी बहुत ही जितनी भी रचनाएं हैं, कोई भी रचना किसी से कमतर नहीं है, हर रचना बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण रचना के रूप में जानी जाती है वो है मैला आंचल। यह जो होता है कॉम्पिटेटिव लेवल के जितने भी एग्जाम पूछे जाते हैं, जितने भी प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाएं पूछी जाती हैं, उसमें अक्सर पूछता है कि मैला आंचल किसकी रचना है। तो फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। और फणीश्वर नाथ रेणु की जो रचना है, ये पूछा जाता है मैला आंचल किस विधा की रचना है। तो मैला आंचल जो है वह उपन्यास विधा की रचना है। ठीक है, मैला आंचल उपन्यास विधा की फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। और जितने लोगों ने क्लास 10th में कोर्स बी, हिंदी का जो कोर्स बी जो जितने लोगों ने पढ़ा होगा उनको पता होगा फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी जो है तीसरी कसम उनके बुक में दी हुई थी। तो आपने अगर स्पर्श पढ़ा होगा तो उस बुक में स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी तीसरी कसम। यह जो है स्टोरी आपके बुक में दी हुई है 10th क्लास में। सो आप आई होप आप उनके नाम से तो परिचित होंगे ही। तो इनकी जो रचनाएं हैं वो पहला उपन्यास में, तो उपन्यास में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वह क्या है, मैला आंचल। मैला आंचल क्या, परती परकथा, परती परकथा के रूप में दूसरा उपन्यास के रूप में जाना जाता है। मैला आंचल, परती परकथा, दीर्घ तपा, दीर्घ तपा। नेक्स्ट, कितने चौराहे। ये चार जो है इनको मोस्ट इम्पॉर्टेंट उपन्यास के रूप में जाना जाता है। पहला क्या है, मैला आंचल, परती परकथा और दीर्घ तपा, कितने चौराहे। फिर कहानी संग्रह में, कहानी पहले ही बताया हमने कि ये इनकी जो ख्याति है वह कथाकार के रूप में है, साहित्यकार के रूप में है, जो है उपन्यासकार के रूप में है, संस्मरण भी इन्होंने लिखे हैं। और इनकी कई ऐसी मतलब स्टोरी है जो उन्होंने रचनाएं की हैं, उन रचनाओं पर आधारित जो फिल्मों का निर्माण हुआ है। तो अभी हम देखें कहानी संग्रह, जो इन्होंने कहानी की रचना की है। कहानी संग्रह में क्या है, ठुमरी है। कहानी संग्रह में ठुमरी बताया ना कि लोक संस्कृतियों को, पहनावों को, वेशभूषा को इन्होंने अपने जो कहानियां लिखी उसमें प्रमुख स्थान दिया, नायकत्व प्रदान किया, इसलिए इनको आंचलिक उपन्यासकार के रूप में जाना जाता है। तो ठुमरी हो गया। अगिनखोर, रात्रि की महक, रात्रि की महक, एक श्रावणी दोपहरी की धूप, एक श्रावणी दोपहरी की धूप, ये सभी क्या है, इनके कहानी संग्रह है। जब आप पुनः देखेंगे ठुमरी, अगिनखोर, रात्रि की महक, एक श्रावणी दोपहरी की धूप, ये समस्त रचनाएं जो है आपकी पुस्तक में दी हुई है, आप वहां से देख सकते हैं। नेक्स्ट है संस्मरण। संस्मरण मतलब किसी चीज को हम याद करके जब उस रचना कोई रचना लिखते हैं तो उसको बोलते हैं संस्मरणात्मक लेख। तो संस्मरणात्मक लेख में क्या है, ऋण जल, पहला प्रमुख क्या है, ऋण जल। दूसरा है वन, ऋण जल, वन तुलसी की गंध, वो ये पूरा एक में ध्यान दीजिएगा, वन तुलसी की गंध एक में है। फिर श्रुत अश्रुत पूर्व, श्रुत माने सुना और अश्रुत माने जो नहीं सुना, उसे पूर्व की बात बताते, श्रुत अश्रुत पूर्व, ये संस्मरणात्मक लेख है। रिपोर्टाज मतलब जो भी रिपोर्ट की जाती है, पत्रिकाएं वगैरह लिखी जाती है, तो रिपोर्टाज के क्षेत्र में क्या है, नेपाली क्रांति की कथा। नेपाली बताया ना कि इन्होंने नेपाली क्रांति में, अब नेपाल की क्रांति में इन्होंने बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया, अभूतपूर्व इनका योगदान रहा है और जो है बहुत ही इनकी प्रसिद्धि हुई थी। तो इन्होंने नेपाली क्रांति की कथा जो है रिपोर्ट के रूप में, इन्होंने रिपोर्टाज के रूप में इन्होंने लिखी है। इसके साथ साथ रेणु रचनावली, जो इनकी रेणु रचनावली है वह 5 जो है 5 खंडों में विभाजित है, 5 खंडों में इसको बांटी गई है। इसके जो हमने अभी आपको बताया कि इनकी जो रचनाएं हैं, इनकी जो कहानियां हैं, वह कहानियां जो है इनकी कहानियों पर आधारित कई फिल्मों का निर्माण हुआ है।
कई पिक्चर इन्होंने, कई ऐसी पटकथा लिखी है। पटकथा मतलब पर्दे पर लिखी जाने वाली कथा। तो ऐसी बहुत सी उन्होंने पटकथा लिखी है, जिस कहानियां लिखी है जिसको आधार बना कर के पिक्चर का निर्माण हुआ। तो आपने तीसरी कसम देखी होगी, पिक्चर देखी होगी, और पिक्चर नहीं भी देखी होगी तो आपने स्टोरी जो है तीसरी कसम जो है आपके 10th क्लास में बुक में है वो पढ़ी होगी। अगर नहीं पढ़ा है तो अगर आपको समय मिले तो आप तीसरी कसम जो है उसकी मूवी देख लीजिए, नहीं तो आप जो 10th क्लास की किसी से बुक लेकर के या नेट पे अवेलेबल है आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। स्पर्श में क्लास 10th के स्पर्श यानी कोर्स बी की बुक में आपको मिल जाएगा। तो तीसरी ये क्या है, इनकी जो कहानी है, कहानी का नाम क्या है जो इन्होंने लिखा है, मारे गए गुलफाम। जो इनकी रचना है मौलिक रचना है। तो मौलिक रचना क्या है, मारे गए गुलफाम, जिस पर ये मूवी बनी है तीसरी कसम। तीसरी कसम जो है बहुत ही महत्वपूर्ण, इसके गाने भी बहुत ही प्रसिद्ध हुए हैं, तो आप इसको देख करके समझ सकते हैं। भाषा शैली कि इनकी भाषा किस प्रकार के शब्दों का इन्होंने चयन किया, तो मूलतः जो है इन्होंने ग्रामीण अंचल की शब्दावली का जो है चयन किया। इन्होंने कतई कोई परहेज नहीं किया कि ग्रामीण अंचल के शब्दों का चयन कर रहे हैं तो लोग हमारी जो है लेखन प्रतिभा पर लोग संशय करेंगे, कदापि नहीं। इन्होंने भरपूर मात्रा में ग्रामीण अंचल के शब्दों का चयन किया, ठेठ ग्रामीण अंचल के शब्दों का चयन किया। उसके साथ साथ इनकी रचना में अंग्रेजी शब्दों का, उर्दू शब्दों का भी प्रभुत्व देखा जाता है। इन्होंने ग्रामीण अंचल के शब्दों का प्रयोग किया, शब्दावली। फिर लोकगीत, जो भी कई ऐसी संस्कृतियां हैं, कई ऐसे गीत हैं, जैसे यहाँ पे देखिए ठुमरी, कई ऐसे गीत हैं, लोकगीत है जो धीरे धीरे करते करते जो है पाश्चात्य संगीत आने से धीरे धीरे करते हुए लुप्त प्राय से होते चले जा रहे हैं। तो ऐसे समय में उनका वजूद बना रहे, उनकी विशेषताओं को बताते हुए उन्होंने लोकगीत को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया। इसी तरह आपके फर्स्ट ईयर में जो एक लता मंगेशकर वाला जो लेसन है उसमें भी आप लोकगीत से प्रचलित जो है, आप लोकगीत से जो है आप समझते होंगे लोकगीत का क्या अभिप्राय है। इसके साथ लोक संस्कृति, ग्रामीण अंचल में रच बस जाने वाली संस्कृति, मिट्टी से उपजी हुई संस्कृति, उस संस्कृति को आधार बना करके इन्होंने अपनी रचनाओं में प्रमुख स्थान दिया। इसके साथ इनकी जो रचनाएं हैं, इनकी जो आप पढ़ेंगे पहलवान की झोंक, अगर आप वास्तविक रूप से थोड़े भी संवेदनशील व्यक्ति होंगे, अगर आप उस रचना को पढ़ेंगे तो निसंदेह आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे और आपके रोंगटे जो है वो खड़े हो जाएंगे। तो इनकी जो गद्य रचना है, जो भी ये कथा लिखते हैं या संस्मरण लिखते हैं या उपन्यास लिखते हैं, इनकी जो रचना है वो गद्य में संगीत पैदा करने की प्रतिभा है। इनके पास वह हुनर है कि लिखते तो वो गद्य हैं, लेकिन गद्य के माध्यम से भावनात्मक रूप से जुड़ाव होता है। क्या होता है, गद्य के माध्यम से भावनात्मक रूप से जुड़ाव होता है। तो गद्य में संगीत पैदा करने की का जो हुनर, जो कौशल प्राप्त है, वह फणीश्वरनाथ रेणु जी को प्राप्त है। इनकी विशेषता बता दिया, कथाकार के रूप में है, साहित्यकार के रूप में है, इनका सामाजिकता में इन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, राजनीतिक क्षेत्र में भी इनका बहुत ही बड़ा योगदान है। इनके राजनीतिक और साहित्यिक क्षेत्र को देखते हुए, इनके राजनीतिक योगदान को देखते हुए, इनके साहित्यिक योगदान, इन दोनों योगदान को देखते हुए सरकार के द्वारा इन्हें पद्मश्री सम्मान के रूप में इन्हें पद्मश्री सम्मान से जो है विभूषित किया गया। तो इनका जो सम्मान जो है एक बहुत हिंदी साहित्य जगत में कथाकार के रूप में, उपन्यासकार के रूप में, आंचलिक उपन्यासकार के रूप में इनकी ख्याति जो है बहुत ही प्रसिद्ध है। इसके साथ साथ कुछ बातें आपकी पुस्तक में लिखी हुई है जो आप वहां से देख करके पढ़ लेंगे कि साहित्यिक विशेषताएं, जो साहित्यिक विशेषताएं उसमें क्या है, रेणु जी ने अपनी साहित्यिक सामग्री का चयन अंचल विशेष को बनाया, जैसे हमने बताया आंचलिक पृष्ठभूमि को उन्होंने अपनी कहानी में प्रमुख स्थान दिया, प्रमुख आधार बनाया, एज ए नायक लोगों के सामने रिप्रेजेंट किया। अंचल का अर्थ होता है कोई विशेष क्षेत्र, आंचलिक मतलब कोई विशेष क्षेत्र, ग्राम में जीवन तो आंचलिक, तो विशेष क्षेत्र। 1954 में प्रकाशित मैला आंचल हिंदी साहित्य जगत का पहला आंचलिक उपन्यास था। इनकी कहानियों और उपन्यासों में अंचल को भी नायक का दर्जा प्राप्त हुआ। ग्राम्य जीवन में इनकी विशेष आस्था रही है,
ग्रामीणों का अभावग्रस्त और संघर्षशील जीवन इनके लेखन का मूल बिंदु रहा। जो हमने अभी आपको समझाया कि ग्राम्य जीवन की संस्कृतियाँ, सभ्यता, लोक संस्कृति, पहनावा, पोशाक, सब कुछ को इन्होंने आधार के रूप में बनाया। तो इस पर संस्कृति और स्वतंत्र भारत में अंचल विशेष की समस्याओं का यथार्थ चित्रण रेणु जी ने अपने साहित्य में बड़ी ही सफलता के साथ किया है। भाषा शैली में भी वही कि फणीश्वरनाथ रेणु जी ग्रामीण जीवन में सफलतम लेखक माने जाते हैं, मतलब आंचलिक क्षेत्र में ये सफलतम लेखक के रूप में जाने जाते हैं। इसलिए इनके लेखन में ग्रामीण शब्दावली का बोलबाला है। और जो है इनके जो गिने चुने कई ऐसे कथाकार हैं, इनमें गिने चुने कथाकारों में इनका नाम जो है सबसे ऊपर जो है वो लिखा जाता है। कई ऐसे हिंदी शब्दों का प्रयोग किया इन्होंने, ग्राम्य शब्दों का प्रयोग किया, फिर अंग्रेजी शब्दों का इनके जो रचनाएं हैं उनकी रचनाओं में इसका बोलबाला मिलता है। नेपाल में 1950 में राणा शाही विरोध आंदोलन में इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अपनाई। और इसके साथ साथ साहित्य के अतिरिक्त विभिन्न राजनीतिक, ध्यान दीजिए साहित्य तो इनका क्या है, प्रमुख है, साहित्य में तो इनकी प्रमुखता है। इसके साथ साथ इन्होंने राजनीतिक एवं सामाजिक आंदोलन में सक्रिय भागीदारी अपनी जो है वो जो है डाली, अपनी सक्रिय भागीदारी जो है दिखाई है। तो इस प्रकार इस प्रकार फणीश्वरनाथ रेणु जी का यह संक्षिप्त जीवन परिचय था। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो आप लोग पुस्तक से देख करके इनका जीवन परिचय कॉपी में साफ सुथरी हैंडराइटिंग में लिखेंगे। और इसके साथ साथ अगर आपको समय मिले तो तीसरी कसम मूवी देख लीजिए, नहीं तो आपकी अगर बुक मिल जाए तो अति उत्तम है, बुक से स्टोरी पढ़ लीजिए तो आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो लेसन है हमारे जो कोर्स में दिया हुआ है पहलवान की झोलक, इस लेसन को आप बड़े ही बारीकी से, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन है, इससे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उस बात को ध्यान में रखते हुए यह लेसन आप तैयार करेंगे। और नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। सो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। धन्यवाद।